तो साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 नवंबर 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए और आपको जागरूक और सावधान करने के लिए भी उन समस्त ठगी प्रकरणों से जो आज भी देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चल रहे हैं और आपको ठगने का काम कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इससे से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे ताकि पूरा देश जागरूक हो सके, संगठित हो सके और इस भयंकर लड़ाई को जीत सके जो हमारी ठग, बेईमान या कहें शासन के साथ चल रही है। लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना साथियों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और बच सकें आप ठगी प्रकरणों का शिकार होने से। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूं कि AI अर्न नाम से एक नई कंपनी कहें या नई पूंजी स्कीम देश में लॉन्च हुई है और ये देश भर में बहुत सारे लोगों को ठग रही है। कोई मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति है जो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के ग्रुप्स में घुसपैठ कर गया होगा और उसने हमारे साथियों के मध्य भी इस कंपनी का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया और बहुत साथियों को बहका भी लिया कि आप इस कंपनी से जुड़ जाएं तो आपको 20% तक रिटर्न मंथली मिलेगा। और ऐसी कंपनी कभी कोई न पहले आई है न भविष्य में आएगा। और वो दावा करता है कि बस बाकी ने सबने लूटा, लेकिन ये ऐसी है कि लूटेगी नहीं, ये आपको अमीर बना देगी। AI अर्न TP कंपनी से जुड़िए और इसके विड्रॉल में 1 सेकंड नहीं लगता, ये नहीं होता वो नहीं होता, दुनिया भर की बातें लिखी हैं और इस पर जो है लिंक भी दे रखे हैं कि इनको क्लिक करो, ये कर लो वो कर लो। तमाम सारी चीज़ें वो ग्रुप में शेयर करता है, बताता है और लोग जागरूकता के अभाव में ऐसे ठगों के झांसों में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा बैठते हैं। और बेरोजगारी के चक्कर में बहुत से साथी ऐसी फर्जी और ठग कंपनीज में एजेंट या एडवाइज़र भी बन जाते हैं और फिर बाद में जब ये पैसा लेकर भाग जाती हैं या मैच्योरिटी नहीं देती हैं, रिटर्न नहीं देती हैं, तो शिकायत होती है। सरकारी एजेंसियां फिर जाग जाती हैं और इनको बैन कर देती हैं। तो पूरा बवाल मचता है, रोना धोना शुरू होता है, उत्पीड़न शुरू होता है। तो साथियों, ऐसी चाहे ये AI अर्न जैसी कंपनी हो या उन्नति जैसी या गिव एंड टेक जैसी या कोई और, इनसे सावधान रहिए, बचिए। ये बहुत खतरनाक हैं आपके भविष्य के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए। चूंकि 3 लाख फ्रॉड कंपनीज ने देश को पूरी तरह खोखला किया, बर्बाद किया, सबको सरकार का संरक्षण मिला और जब पूरा देश ठग गया, लुट गया, तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, किसी का भी पैसा वापस नहीं किया। जबकि सरकार क्या कहें, संसद में तो सभी दलों के लोग हैं। 2019 में तो और ज्यादा दलों के लोग थे। तो पूरी संसद ने सर्वसम्मति से एक कानून बनाया था
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें इस तरह की स्कीम्स को रोकने की जिम्मेदारी एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी वगैरह को सौंपी गई थी और ये कहा गया था कि ऐसी कंपनी के शिकार बने निवेशक। इनसे पहले जो चल रही थी 2019 से पहले, उनके लोग, सबका भुगतान सरकार करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, 180 दिन में करेगी, जिला कलेक्टर के माध्यम से करेगी। लेकिन साथियों, ना तो कंपनियां बैन की गईं और ना किसी का भुगतान हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि सरकार ठगी चला रहे हैं, देश में बेईमानी चला रहे हैं। इसलिए ठगी प्रकरणों पर न तो पाबंदी लगाई जा रही है, न ठगी प्रकरणों के शिकार बने लोगों का भुगतान किया जा रहा है, जिस कारण से देश में एजेंट और निवेशक के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है, एक तरह से ये कह दें साथियों। और आपके लाख प्रयास के बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है इस कानून की अनुपालना के लिए, जिससे सिद्ध होता है कि सरकार ने जानबूझकर पूरे देश को ठगी प्रकरणों की आग में झोंक दिया अपने स्वार्थ के लिए। आपकी मेहनत से, आपके पैसे से जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर, या इनकी सहयोगी फर्जी कंपनीज के नाम पर, या इनके संचालकों के नाम पर, उन सब प्रॉपर्टीज पर बट्स एक्ट 2019 के अनुसार और बीएनएसएस 2023 की धारा 107 के अनुसार आपका अधिकार है इन प्रॉपर्टीज को बट्स एक्ट अथॉरिटी या जिला कलेक्टर को चिन्हित करके सीज करना चाहिए, बेचना चाहिए 60 दिन के अंदर अंदर, और आपका पैसा वापस कर देना चाहिए जिन लोगों के भी निवेशित धन से ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। आप किसी भी मामले को उठा के देख लो, सरकार बट्स एक्ट को शून्य करने पर तुली हुई है, और आप हैं कि सरकार के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। जब सरकार कोई सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर देती है तो आप ताली बजाने लगते हो, खुश हो जाते हो कि पैसा 45 दिन में मिल जाएगा। सागा ग्रुप की सोसाइटीज पर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो आप ताली बजाने लगते हो कि अब पैसा मिल जाएगा। बाइक बोट या जीसीए जैसे मामलों पर एनसीएलटी का कोई आदेश आ जाता है तो आप खुश हो जाते हो। रोज वैली या साईं प्रसाद जैसे मामलों पर आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, विश्वामित्रा, एचबीएन, जीएन डेयरी, जीएन गोल्ड, समृद्धा जीवन, हीरा गोल्ड, कैलकॉम, किम फ्यूचर, अल्केमिस्ट, पीएसीएल, पल्स, ऐसे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट का या सेबी का कोई आदेश आ जाता है, या कोई सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च हो जाता है, या किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी बना दी जाती है, तो आप लोग प्रसन्नता व्यक्त करने लगते हो और ये भूल जाते हो कि सरकार ये जो घोषणाएं करती है या गैरकानूनी काम करती है, ये आपके पैसे को आपको न देने के लिए करती है। उसकी नीयत ये रहती है कि आपका पैसा ना देना पड़े। अगर सरकार की नीयत साफ हो, आपका पैसा देना चाहे, तो जो कानून संसद ने सर्वसम्मति से आपके भुगतान के लिए बनाया, बट्स एक्ट 2019, उस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती? ये छोटी सी बात साथियों आपकी समझ में नहीं आती और आप ताली बजाने लगते हो सरकार की किसी भी गैरकानूनी फर्जी घोषणा पर, जो लॉन्च ही इसलिए की जाती है कि आपको तोड़ा जा सके, आपके आंदोलन को खत्म किया जा सके, बट्स एक्ट 2019 को मिट्टी में मिलाया जा सके। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग काम करते हैं ठगी पीड़ितों के लिए। कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई कहीं, कोई कहीं। लेकिन बट्स एक्ट पर
बात वो भी नहीं करना चाहते, ना करते। उन्हें लगता है कि यार व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को फ़ायदा हो जाएगा या निवेशकों का फ़ायदा हो जाएगा, उनका पैसा मिल जाएगा, तो हमारी तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी। साथियों, आपको प्रत्येक गैर कानूनी काम का विरोध करना होगा, भले ही उस काम को सरकार करे, कोई संगठन करे, कोई ठग कंपनी करे, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करे, या कोई आपका सगा संबंधी करे। अगर आप गैरकानूनी कार्यों का, आपराधिक कृत्यों का विरोध नहीं करोगे किसी भी कारण से, ये सोच लोगे कि केबीसीएल का जयकिशन राणा तो हमारी बिरादरी का है, करम भूमि वाला तो हमारी रिश्तेदारी का है, वो समर्थ वाला तो हमारा गुरु है, जीसीए वाला ऐसा है, टोगो वाला तो बढ़िया डॉक्टर है, तो फिर आपको ठगी प्रकरणों का शिकार बनने से कोई बचा नहीं सकता। आप ठगी का शिकार बन जाएंगे इन तमाम चीज़ों में उलझे रहे तो। आपको सोचना होगा कि जो भी गैरकानूनी काम कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, सहारा सीआरसी पोर्टल जिस दिन लॉन्च हुआ 23 में, जुलाई में, शायद 4 अगस्त को, घोषणा पहले हो गई थी लेकिन 4 अगस्त को लॉन्च कर दिया था वो। हमने बहुत विरोध किया कि इसमें कोई आवेदन ना करे, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। चूंकि सरकार भी कमजोरी जानती है कि थोड़ा सा लालच दे दोगे, टुकड़ा फेंक दोगे तो लोग सब जो है, इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। तब जब बालों की या मदन लाल आज़ाद की, सब हमारी तरफ आ जाएंगे। वैसा ही होता है, वैसा ही करते हो आप। आज कैसे साल हो गए उस लॉन्च हुए उस पोर्टल को, किसी को मिला पैसा? नहीं मिला। कितने ही संगठन बन गए सहारा के, कितने ही तो धूर्त जो है व्हाट्सएप का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन पैसा किसी का नहीं मिला। 2-4 लोगों को अगर छोड़ दें, जो सरकार के ही लोग होते हैं ज़्यादातर, सबका पैसा नहीं मिला। अगर आपने ये लड़ाई बर्ड्स एक्ट के लिए लड़ ली होती तो अब तक या तो भुगतान हो गया होता ये, या ये धूर्त सरकार चली गई होती हिंदुस्तान से। इतनी ताकत थी आपकी। ऐसा ही आजकल ये जो ह्यूमन या एलयूसीसी या एलजेसीसी वगैरह जो हैं, विश्वास ट्रेडिंग वगैरह, सागा ग्रुप की, इनके मामले में हो रहा है। लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए हैं सरकार ने। उसे पता है यार इनका दर्द भी ताजा ताजा है और लाखों लोग हैं इसके शिकार। 13 राज्यों में उसने ठगी की है समीर अग्रवाल ने। अगर ये भी कहीं जुड़ गए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से, तो भी या तो सबका भुगतान करना पड़ेगा, सागा वालों का ही नहीं, सबका, जितने भी ठगी पीड़ित हैं देश में, या फिर हमें सत्ता से जाना पड़ेगा, सरकार से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए इनको लिक्विडेटर दे दो। लोग बहक जाएंगे, खबरें चलाते रहो, लिक्विडेटर अपॉइंट वहाँ आवेदन करते रहो, और इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा, कानून की बात करना भूल जाएंगे और हमारे गैर कानूनी कार्यों के जाल में फंस जाएंगे। वही हो रहा है। सागा के तमाम साथी, चाहे वो उत्तराखंड के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, वेस्ट बंगाल के हों, असम के हों, अरुणाचल के हों, जम्मू कश्मीर के हों, हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, या झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह के, महाराष्ट्र तक भी ये जाल है उसका, उड़ीसा में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु भी है, केरल भी है, तेलंगाना भी है, गुजरात भी है। पूरे देश में उसका जाल। सब लोग कि साहब आज ईडी ने छापामारी कर दी है सागा ग्रुप के ठिकानों पर, और आज सीबीआई ने कर दी है, सीबीआई को चला गया यहाँ मामला, और लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए, आप खुश हो जाते हो। अरे भले आदमी, ये सारे काम सरकार जानबूझ के आपको बांटने के लिए करती है। ये तो गैर कानूनी काम है। कानून ये कह रहा है कि सागा ग्रुप की तमाम, सागा ग्रुप की ही क्या, मतलब जितनी भी हैं, सहारा, पीएसीएल, रोज वैली, पिनकोन वगैरह वगैरह, ये सब पर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज एक्शन लें। वो इनकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित करें, सीज करें, नीलाम करें, आपका पैसा आपको वापस कर दें, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती, चूंकि उसे पता है अगर ऐसा करेगी तो पैसा देना पड़ जाएगा। पैसा दे दिया तो एजेंट और एडवाइजर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है।
इसलिए वो कभी सीबीआई को मामला सौंप देती है, कभी ईडी को, लेकिन बट्स एक्ट अथॉरिटी को नहीं सौंपेगी जहां से आपका भुगतान होना है, क्योंकि उसे पता है कि आपको बहकाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है और मामलों को लंबा खींचा जा सकता है। और लंबा जब मामला खिंच जाता है तो आप लोग टूट जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारे लोग नर्वस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, कि यार भाड़ में जाने दे, दोबारा कमा लेंगे। दूसरी दूसरी कंपनियां सरकार चलवाती रहती है कि यार यहाँ डूब गए, कोई बात नहीं, यहाँ से कमा लो, लुटवा दो फिर से जो लोगों का कुछ बचा है। तो ये पूरा षड्यंत्र चक्रव्यूह जब तक आप नहीं समझोगे साथियों, तब तक समझ में नहीं आएगा। बाइक बोट के मामले को लेकर 2-3 दिन से बड़ा हल्ला मचला है साहब का, एनसीएलटी पैसा दे देगी। ऐसा ही लगभग 2 साल पहले जीसीए के मामले को लेकर खूब हल्ला मचा कि साहब एनसीएलटी भुगतान कर देगा, तमाम लोग आवेदन करो। आजकल साईं प्रसाद को लेकर के एक पोर्टल और लॉन्च हो रहा है नया, वहाँ साईं प्रसाद के साथियों को भ्रमित किया जा रहा है कि तुम उस पोर्टल पर आवेदन करो। समृद्धा जीवन के मामले में भी ऐसा ही हुआ, तमाम मामलों में ऐसा होता है। पीएचईएल का तो देख ही रहे हो आप, किसी भी करता रहता है नई नई घोषणाएं, लेकिन उस बात को आप समझ नहीं पा रहे कि वो सब क्यों की जा रही हैं। क्यों नहीं बट्स एक्ट कानून का, वो बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को आपके भुगतान का अधिकार दिया जा रहा है। जब भुगतान करना ही है, सरकार की नीयत साफ है, तो वो इस कानून को क्यों अपनी मौत मार देना चाहती है? इस कानून में क्या बुराई है ऐसी? इस कानून के तहत पैसा क्यों नहीं दे देना चाहती कलेक्टरों के यहाँ से, ताकि ना कोई डिफिशियंसी आए, ना लोगों को कोई परेशानी हो, उनके अपने कलेक्टर या तहसील के माध्यम से वो ले लें। राजस्थान की जैसी सरकार तो बट्स एक्ट को उसने लंगड़ाई कर दिया। वहाँ केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए अथॉरिटी अपॉइंट कर दी, कंपनी वालों को छोड़ ही दिया। ना राजस्थान का मुख्यमंत्री सुनने को तैयार है, ना डिप्टी सीएम, ना सेक्रेटरी, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री। सबको पता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित करो, चक्कर कटवाओ, इनको परेशान कर दो, दुखी कर दो, चूंकि ये कभी संगठित नहीं हो पाएंगे और एक दिन खुद ब खुद चुपचाप घरों में बैठ जाएंगे। ये सरकारी षड्यंत्र है साथियों। इसे आप जब तक समझोगे नहीं तो तोड़ना तो दूर की बात है, पहले तो समझना ही पड़ेगा कि हम समझें कि सरकार का काम होता है कानून का क्रियान्वयन कराना, और सरकार खुद, अडानी और सहारा डील को देख लो, भले आदमी अमित शाह सहारा के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या जहां भी उसका इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूडिंग पतंजलि, उस सब पर कानून के अनुसार अधिकार तो निवेशकों का है। और तू सहारा की प्रॉपर्टीज को अडानी को बिचवाए दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर और लगवाने जा रहा है उस पर, ताकि कोई तुझ पे उंगली ना उठाए। यदि सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था। अरे किसी को खरीदने का अधिकार तब है उन प्रॉपर्टीज को जब पहले बट्स एक्ट अथॉरिटी उनको सीज करें, नीलामी की डेट तय हो, फिर चाहे अडानी खरीद ले उनको, चाहे अंबानी, चाहे कोई और काला चोर, उसकी बिक्री का पैसा बट्स एक्ट अथॉरिटीज के पास जमा होना चाहिए, ताकि लोग, पीड़ित निवेशक उसका क्लेम फाइल करें बट्स एक्ट अथॉरिटी के यहाँ, अपना पैसा ले लें। फिर तू बेच, चाहे कुछ भी कर, उनको अडानी को बेच या किसी को भी बेच दे, हमें क्या लेना देना, लेकिन कानून की टांग मत तोड़। हमें उससे लेना देना है कि जब कानून की कुर्सी पर बैठकर, शासन में बैठकर तुम कानून को तोड़ने का षड्यंत्र रचते हो, तो इससे एक खतरनाक संकेत देश में जाता है कि तुम्हारा कानून के प्रति श्रद्धा नहीं है, तुम कानून की अनुपालना खुद ही नहीं कर रहे हो, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो अंत में क्या होगा? कोई जरूरी थोड़ा ही है कि जैसा तुम सोच रहे हो कि जनता का ज्वार ठंडा हो जाएगा, वो शांत हो जाएगी, भूल जाएगी अपने पैसे को। ये भी तो हो सकता है कि विस्फोट हो जाए और उस विस्फोट में तुम सब जो है खत्म ही हो जाओ, एक तरह से तुम्हारा राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त कर दे वो जनता। चूंकि 50 करोड़ लोग ठगी का शिकार बने, कोई छोटे मोटे नहीं है। किसी न किसी दिन सच उनकी समझ में आएगा कि तुम क्या छल कर रहे हो, और जिस दिन सच समझ में आ गया उस दिन तुम्हारे सारे छल को धूल में मिला देगी नहीं ये जनता, कोई कम थोड़ा ही है। फिर ना तुम बिहार तो छोड़ो, तुम कुछ भी नहीं जीत पाओगे और शायद छुप भी नहीं सकोगे, भाग भी नहीं सकोगे, पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंस दिए जाओगे। कानून तुमने खुद बना दिया है, 111 धारा 111 बीएनएस 2023 की, जिसमें खुद कह रहे हो कि कोई ठगी करेगा, बेईमानी करेगा तो उसको सजाए मौत देंगे। तो तुम जो कर रहे हो ये क्या है? बेईमानी नहीं है। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल बेईमानी नहीं है।
सेबी पीएसीएल रिफंड पोर्टल बेईमानी नहीं है। रोज वैली रिफंड पोर्टल या सागा या आदर्श जैसी या जनशक्ति जैसी, ट्रिनिटी जैसी, जेकेबी जैसी या संजीवनी नवजीवन जैसी सोसाइटीज पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर देना ये बेईमानी नहीं है, ठगी नहीं है। कैसे कहोगे कि ये ठगी नहीं है? सारे एविडेंस हैं सामने कि भाई खुद गृह मंत्री ने घोषणा की थी, खुद रजिस्ट्रार ने की थी, सारे लिखित आदेश हैं तुम्हारे। तो अगर कहीं 111 का प्रयोग करने की ताकत नारायण ने हमको दे दी तो हम तो तुम पे भी कर देंगे। हम तुमको छोड़ेंगे थोड़ा ही, कोई रिश्तेदारी थोड़ा ही है तुमसे हमारी। हमारे दिमाग में तो ऐसा ही चल रहा है कि तुम देश को लूट के खा रहे हो, देश को तोड़ रहे हो, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हो, ठगी प्रकरणों का शिकार बना रहे हो। तो सबसे पहले प्रयोग हम तो तुम पर ही कर देंगे, जैसे तुम करने की सोच रहे हो, हमारे खिलाफत कर रहे हो। कल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना भी रोया, उसने बताया कि भाई शासन इतना क्रूर हो गया है कि मुझ पर दबाव बनाने के लिए कि मैं शासन के पक्ष में फैसले दूं तो मेरे परिवार के लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे। तो हम पर भी करा देते हो तुम फर्जी मुकदमे तो, लेकिन कई धूर्त कहते हैं साहब मुकदमा कैसे फर्जी हो जाएगा। अबे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर बैठा हुआ था, जब उसके परिवार के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। ये खुद जो अमित शाह है तड़ीपार कहलाता था, कहता था साहब वो सारे मुकदमे फर्जी थे। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों पे फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो एक मामूली सामाजिक कार्यकर्ता मदन लाल आजाद पर, उसके साथियों पर फर्जी मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हो सकते? भाई हो तो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को सोचने की आवश्यकता है साथियों कि सरकार का षड्यंत्र ये चल रहा है कि किसी तरह बट्स एक्ट को, और बट्स एक्ट को तो कमजोर कर ही रही है, कर ही लेगी, लेकिन बट्स एक्ट की वकालत कौन कर रहा है देश में? ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब। तो इस संगठन को भी तोड़ो, इसे भी कमजोर करो, इसकी कोई बात मत सुनो, इसके नेता पे मुकदमे बना दो, उसे परेशान करो, उसे जेल भेज दो, डरा लो, धमका लो, उसके खिलाफ जातीय जहर घोल दो, जातीय दंगे करा दो, उसकी हत्या करा दो। तमाम तरह के षड्यंत्र सरकार रचने का प्रयास कर रही है कि तप जब की कोई बात मत सुनो। और आप अनभिज्ञ हो इन चीज़ों से, आप खुद बटे हुए हो तमाम चीज़ों में, जैसा वो बहकाना चाहते हैं बहक जाते हो। तो साथियों अपने ध्यान को केंद्रित करो। ये इतनी सरल लड़ाई नहीं है, चाहे आप सहारा के हो, पीएसीएल के हो, रोज वैली के हो, पिनकोन के हो, सागा के हो, केबीसीएल के हो, करम भूमि के हो, या कल्पवट के हो, या आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, या समृद्धा जीवन, या टोगो, या जीसीए, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, विश्वास ट्रेडिंग, या समर्थ के, या जीएन गोल्ड के, या बीएन गोल्ड के, या एसएमपी के, या किसी और के। आपका भुगतान तभी होगा साथियों जब आप बट्स एक्ट 2019 को घर घर पहुंचाओगे, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ाई लड़ोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो भुगतान नहीं होगा, और ये तभी होगा जब आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को ताकत दोगे, अपना समर्थन दोगे। क्योंकि बट्स एक्ट को लाए हम हैं दुनिया में, हमसे पहले तो कोई जानता ही नहीं था, सरकार ने कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। बनवाने में भूमिका, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ाई, अब उसके प्रचार प्रसार के लिए आंदोलन, उसके क्रियान्वयन के लिए आंदोलन, ये सब किसने किया? ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने। और ये किस लिए किया? ताकि आप सबका भुगतान हो। जो लोग 5 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या करे ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण, जिसमें 1200 सैनिक भी रहे, उनके पीड़ित परिवारों को भी न्याय मिल सके, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। ये पीड़ा थी हमारी, इसके लिए हमने इसको किया। लेकिन बहुतायत में ठगी पीड़ित इस बात को समझ नहीं रहे हैं साथियों। 50 करोड़ लोग पीड़ित, 2 करोड़ एजेंट एडवाइजर, इसका 1% भी अगर खड़ा हो जाए बट्स एक्ट के पक्ष में तो 1 घंटे में सबका भुगतान हो सकता है। और भुगतान नहीं होगा तो इस सरकार को जमींदोज किया जा सकता है। आपका भुगतान हम करा देंगे, फिर 1 घंटे क्या 1 मिनट में ही करा देंगे, डिजिटल इंडिया है। लेकिन आपको इस सत्य को समझना पड़ेगा। अगर आप इस सत्य को नहीं समझोगे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, किसी की भी सरकार ले आओ, आपका भुगतान नहीं होगा। आपका भुगतान तभी होगा जब बट्स एक्ट आंदोलन को आप
मजबूत करोगे, इस पर आंख बंद करके दौड़ोगे, बाकी संगठनों को लत्या दोगे सबको कि हम बट्स एक्ट के अलावा और कोई बात सुनेंगे ही नहीं। सबको ये करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा आपको तमाम शक्तियों का, और इस आंदोलन को, जो बट्स एक्ट का आंदोलन है, इसको तन मन धन से भी सपोर्ट करना पड़ेगा, चूंकि लड़ाई शासन से है साथियों, कोई मामूली लड़ाई नहीं है। आपको लगता हो कि मदन लाल जी की बातों से लड़ाई जीत लेंगे, मदन लाल जी तो भगवान है, सुदर्शन चक्र चला देंगे, जादू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करना पड़ेगा, निर्भय होकर। आपको अपने हृदय से ये डर निकालना पड़ेगा कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी या कोई और आपका कुछ बिगाड़ लेगा, कोई चीफ मिनिस्टर, कुछ नहीं। खुल के अपनी बात कहो, चूंकि आप सत्य के लिए लड़ रहे हो, न्याय के लिए लड़ रहे हो, कानून के लिए लड़ रहे हो। इसमें आपका बाल भी बांका ना अमित शाह कर सकता है, ना कोई नरेंद्र मोदी, ना कोई और। मुकदमे सुकदमे बन जाएंगे, जेल चले जाएंगे, आ जाएंगे वापस, उसमें क्या है, झूठे तो बनते रहते हैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा ही है कि उसको लेकर के तनावग्रस्त हो जाएं कि साहब कैसे लड़ेंगे पुलिस से, कैसे लड़ेंगे सरकार से, कैसे इसको बहिष्कार करेंगे। करो। 9 नवंबर 2025 को टूट पड़ो वृंदावन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर। माता वैष्णो का मंदिर है, छठीकरा चार धाम उस जगह का नाम है। अगर आप आ गए लाखों की संख्या में साथियों, तो मैं गारंटी देता हूं उसी दिन आपका भुगतान होगा। उसी दिन मोदी को आपके चरणों में गिरा देंगे पकड़ के कि अब बता कैसे अपराध किया तूने बट्स एक्ट के उल्लंघन का, क्यों नहीं भुगतान किया, 7 साल हो गए। पूरी संसद को हिला के रख देंगे कि जब संसद ने कानून बनाया था तो संसद की भी जिम्मेदारी है, उस संसद में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून का शासन जो है क्रियान्वयन नहीं कर रहा, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे बेईमान शासन का विरोध करे। उस संसद में बैठे हुए 800 के करीब सांसदों में से किसी ने भी आज तक विरोध ही नहीं किया, ना ये मुद्दा उठाया। क्यों? मर गए हो, तुम्हारी आत्मा मर गई है कि संसदीय कानून की इतनी बड़ी अवमानना देश में हो रही है और तुम मौन हो गए हो किसी न किसी कारण से, डर से, लालच में। पूरी संसद को साफ कर देंगे साथियों ऐसे दुष्टों से, जो संसद द्वारा बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवाज नहीं उठा सकते। ऐसे दुष्टात्मा, ठग, बेईमान, पापी, अपराधी किस्म के लोगों को संसद में कैसे बैठने दिया जाएगा? जो संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जनता का प्रतीक है कि जनता का शासन है देश में। जनता का खून पी रहे हो, उसका पैसा लूट रहे हो, जनता को बांट रहे हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो, और फिर कहते हो कि जनता का शासन है। जनता का नहीं, ठग और बेईमानों का शासन है हिंदुस्तान में, और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 नवंबर से वृंदावन से ही पदयात्रा शुरू करेंगे 15 नवंबर तक। 15 नवंबर को संसद की धुलाई करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सब लोग इस कार्यक्रम को तन से, मन से, धन से सपोर्ट करो। धन की बहुत आवश्यकता है साथियों, जितनी शरीरों की आवश्यकता है कि न्यूनतम 1 लाख से 2 लाख लोग आए इस आंदोलन में, उसी तरह से पैसे की भी जरूरत है। क्योंकि बिना पैसे के भी कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को? तो आपने, मैं बताता हूँ ना, आपने खुद भी देखा होगा, आपके पास पैसा है तो कुछ भी मैनेज कर लो। मीडिया मैनेज कर लो, सरकार मैनेज कर लो, पुलिस कर लो, कोर्ट कर लो, कचहरी कर लो, लोग कर लो, कुछ भी मैनेज किया जा सकता है। और पैसा नहीं है तो शायद लुगाई को भी मैनेज नहीं कर पाओगे, अपनी को, वो भी चली जाएगी। बच्चे भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इस सत्य को समझो, सब लोग इसमें दिल खोलकर, हाथ खोलकर अपना आर्थिक सहयोग भी दो, दान भी दो, ताकि हमारे पास धन की भी कोई कमी ना रहे इस आंदोलन को संचालित करने के लिए, सफल बनाने के लिए। चूंकि दर्द बहुत बढ़ गया है, पीड़ा बहुत बढ़ गई है, अब इसको कब तक खींचोगे? ये खींच इसलिए रही है कि आप लोग अपनी बात को ठीक से जनता को समझा नहीं पा रहे, जनता को जोड़ नहीं पा रहे, और जब ये नहीं हो रहा है तो धन की भी कमी पड़ जाती है और तमाम चीज़ों की कमी पड़ जाती है। सरकार भी दबाने का प्रयास कर लेती है। अगर आप लोग जुड़ जाओ, सारी चीज़ें हों, तो किसकी औकात है हमें दबा लेगा, हमारे आंदोलन को तोड़ लेगा, कानून की अवमानना कर देगा, ठूंस देंगे अंदर उठा के उसको 2 मिनट में जेल में। जो फालतू बकलोली करेगा, चाहे वो शासन में बैठा हो या प्रशासन में या न्यायपालिका में या कहीं भी, कानून तो सबके लिए होता है ना। कानून तो सबसे बड़ी ताकत है ना। कोई प्रधानमंत्री बड़ा थोड़ा ही होता है, कानून बड़ा होता है। लेकिन कानून को क्रियान्वित करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप लाचार हैं, फिर तो मजबूर हैं।
बक बक करते रहा जा सकता है, जैसे हम कर रहे हैं, कितने दिनों से करते रहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप जनता और धन दोनों उपलब्ध करा दोगे तो बहुत जल्दी इस लड़ाई को जीत कर आपको भुगतान, सुरक्षा, सम्मान देते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बना देंगे। तो मिलता हूं कल, सब लोग दान अवश्य करें।